गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ द लास्ट लेसन के। ठीक है, द लास्ट लेसन जो कि आपकी बुक रीडर में से है, उसके क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन पे उस पर चलते हैं। आइए, क्योंकि स्टूडेंट्सों को इस बार हिंदी का भी पेपर वही मिला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं इसके भी पेपर करें। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको शायद मिल जाएंगे एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। वाई वॉज द फ्रेंच इन अ ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर द स्कूल। मतलब जब उसने स्कूल स्टार्टेड किया तो उसे क्यों डर लग रहा था। व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर अ स्कूल ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ द स्कोल्डिंग। तो उसे किस चीज़ का डर लग रहा था? उसे डरने का, स्कोल्ड मतलब डांटने का डर लग रहा था। फॉर ही हैड नॉट लर्न हीज लेसन ऑन द पार्टिसिपल्स। देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई वॉज द फ्रेंच इन द ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर द स्कूल। जब उसने स्कूल के लिए स्टार्टेड करा था तो उसे क्यों डर लग रहा था? तो उसे डर लग रहा था कि टीचर्स उसे डांटेगा, क्योंकि उसने अपने पार्टिसिपेंट्स का जो लेसन था वो याद नहीं किया था। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर द स्कूल, ये यहीं से आ जाएगा। When he started for the school, he was in great fear of the scolding, for he had not learned his lesson on the participles. He had not learned his lesson on the participles. नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, What does M. Hamel says about the French language? M. Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था? तो M. Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था कि ये एक अच्छी लैंग्वेज है पूरे संसार की, और ये क्लियरलेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक, इसलिए हम सबको इसे नहीं भूलना चाहिए। तो आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। M. Hamel says that French is the most beautiful language in the world. M. Hamel says that French is the most beautiful language in the world. फ्रेंच ने कहा कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज संसार में है। इट इज़ द क्लियरलेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये क्लियरलेस्ट मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी और लॉजिक है। सो दे मस्ट ग्रेजुएट इट्स, इसलिए वह उनमें रहनी चाहिए। इट्स अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट इट्स, और ये उन्हें भूलनी नहीं चाहिए। दोबारा से बताता हूँ। एम हेमल सेज दैट द फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज़ द क्लियरलेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सो दे मस्ट ग्रेजुएट इट्स अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why did the grammar lesson seem so easy to understood for the French that day? उस दिन फ्रेंच को वो ग्रामर का जो लेसन था वो इजी क्यों लग रहा था? भाई वो इसलिए इजी लग रहा था क्योंकि वो उसको बहुत केयरफुली और बहुत पेशेंस के साथ सुन रहा था। कौन? फ्रेंच। तो आइए क्वेश्चंस के आंसर पे चलते हैं। द ग्रामर लेसन सीम सो ईजी टू अंडरस्टूड फॉर द फ्रेंच दैट डे। ये सब आपका क्वेश्चंस में से आ जाएगा। द ग्रामर लेसन सीम सो ईजी टू अंडरस्टूड फॉर द फ्रेंच दैट डे, बिकॉज से आपको स्टार्ट करना है। बिकॉज ही लिसन इट वेरी केयरफुली एंड द टीचर्स एक्सप्लेन एवरीथिंग विद द ग्रेट पेशेंस। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, बिकॉज से लिखना है। बिकॉज ही लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि वो उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। एंड द टीचर्स एक्सप्लेन एवरीथिंग विद द ग्रेट पेशेंस, और टीचर्स भी बड़े धैर्य के साथ उसे समझा रहे थे। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है। He listened it very carefully and the teachers explained everything with the great patience. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। Why was the French sorry for not learning his French lessons? इसके अंदर क्वेश्चंस पूछ रहा है कि वो वाई वॉज द फ्रेंच सॉरी, फ्रेंच ने माफ़ी क्यों मांगी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन्स, अपने लेसन्स के लिए। फ्रेंच वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन्स बिकॉज, देखो ये तो सब यहीं से आ जाएगा कि फ्रेंच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन्स बिकॉज से आपको स्टार्ट करना है। बिकॉज ही वेस्टेड हिज टाइम एंड शेकिंग बर्ड्स एग, उसने जो है चिड़िया के अंडे ढूंढने में टाइम वेस्ट करता, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सॉर, और जो स्लाइडिंग होती है मतलब झूले वाला झूलना होता है वहाँ पर टाइम वेस्ट करता। ही वेस्टेड हिज टाइम इन द शेकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सॉर। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा बिकॉज, देखो यहाँ से तो ये तो सब आ जाएगा। फ्रेंच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन्स बिकॉज he wasted his times in shaking birds egg
और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द shore. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द फ्रेंच प्रेज द करेज ऑफ द एम हेमल। तो देखिए इसका आंसर क्या है, एम हेमल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव। एम हेमल और उसकी फैमिली को लीव करना था, एम हेमल और उसकी फैमिली को वह छोड़ना था द कंट्री देश, नेक्स्ट डे अगले ही दिन। इवन देन ही थॉट, जब उसने सोचा, एवरीथिंग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, सब चीज़ टाइम टेबल के साथ हो रहा है, विद ग्रेट पेशेंस, बिल्कुल धैर्य के साथ। इट मस्ट हैव ब्रोकन हीज हार्ट्स, वो उसने उसका हार्ट को क्या करा, हार्ट टू लीव हीज रेजिस्टेंस, अपने घर को छोड़ते हुए उसके हार्ट को क्या बोलते हैं आप, उसका हृदय टूटता रहा, गार्डन उसको छोड़ते हुए, एंड दुख हो रहा था, एंड द रेजिस्टेंट स्कूल एंड द स्कूल वेयर ही पास हीज 40 ईयर्स ऑफ द लाइफ, जहाँ उसने अपने 40 साल काटे हैं काय के लाइफ के। देखो इसका आंसर क्या होगा, एम हेमल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। एम हेमल और उसकी फैमिली को अगले ही दिन देश छोड़ना था। इवन देन ही थॉट्स एवरीथिंग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल्स, ये सारी चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती थी, विद ग्रेट पेशेंस, बिल्कुल ग्रेट पेशेंस के। इट मस्ट हैव ब्रोकन हीज हार्ट्स, जो उसका हृदय को तोड़ रहा था, लीव हीज रेजिस्टेंस, उसको दुख हो रहा था, उसका घर छोड़ते हुए, गार्डन छोड़ते हुए, एंड द स्कूल, और जहाँ स्कूल छोड़ते हुए जहाँ पे वेयर ही पास्ट हिज 40 ईयर्स ऑफ द लाइफ, जहाँ उसने अपनी लाइफ के 40 साल व्यतीत किए थे। दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ, एम हेमल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। इवन देन ही थॉट everything's according to the timetables with the great patience. It must have broken his hearts to leave his resistance gardens and the school where he has passed his 40 years of the life. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर में से है। लॉस्ट स्प्रिंग की मैं सोच रहा था अलग वीडियो बना दूं, लेकिन मैंने इसी वाले में ही इंक्लूड कर दिया है बच्चों के लिए। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर्स ऑफर फॉर द चिल्ड्रंस नॉट वियरिंग द वियर फूट। भाई जो बच्चे थे उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था ऑथर को कि वो जूते क्यों नहीं पहनते। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में ट्रैवलिंग करने पर द ऑथर हैज़ सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग वेयर फूट्स, उसने बच्चों को बिना जूतों के देखा। इन द सिटीज़ ऑन द विलेज रोड, सिटीज़ में, विलेज रोड में। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार। वन एक्सप्लेनेशन इज़ दैट, एक एक्सप्लेनेशन थी, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं थी, बट अ ट्रेडिशनल टू स्टे वेयर फूट्स, परंतु उनके यहाँ जूते पहनने की कोई परंपरा नहीं थी। एक बार फिर सुन लीजिए, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज़ सीन children's walking barefoots in the cities on the village road. According to her, one explanation is that it is not lack of money but a traditionals to stay barefoot. एक बार इसकी हिंदी फिर बता रहा हूँ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज़ सीम्स द चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट, मतलब पूरे देश में उसने, ऑथर ने जो था पूरे देश का भ्रमण करते समय ये देखा कि बच्चे जूते नहीं पहनते। इन द सिटी, शहरों में। ऑन द विलेज रोड, विलेज की रोडों पर, यानी गांव की रोडों पर। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार। वन एक्सप्लेनेशन इज़ दैट, उनमें से एक एक्सप्लेनेशन ये था, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट था, वो बिना पैसों के, उनके यहाँ परंपरा है कि बेयरफुट, बिना, मतलब बिना नंगे पैर रहने की। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। क्या है देखिए, वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रंस, वॉट डिड दे फाइंड इन इट, मतलब गार्बेज, कबाड़ का उन बच्चों के लिए क्या मीनिंग था और वो उन्हें उसमें से क्या मिल जाता था। द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रंस इज़ द रबिश डंप ऑफ देयर नेबरहुड, जो मतलब कबाड़ इधर उधर पड़ा होता था, जो कबाड़ करकट, कूड़ा करकट पड़ा होता था, वही उनके आस पड़ोस में, वो उनके लिए क्या था, गार्बेज था, कूड़ा था। दे फाउंड गोल्ड कॉइन इन दैम, उसके अंदर उन्हें सोने के सिक्के मिल जाते थे। इट इज़ द मीनिंग ऑफ द सर्वाइवल, जो उनके लिए जीने की एक रास्ता था। फॉर द चिल्ड्रंस इट इज़ द वॉफिड्स इन द वंडर, और जो उनके लिए एक आश्चर्यजनक था। देखिए इसके मीनिंग वो क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें बताया क्या गया है, द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इज रबिश डंप फॉर देयर नेबरहुड, दे फाउंड द गोल्ड कॉइन इन दैम, इट इज़ द मीनिंग ऑफ द सर्वाइव फॉर द चिल्ड्रंस, इट इज़ द वॉप्ड इन द वंडर। तो ये आपको लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है,
हु वॉज मुकेश एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशंस, मुकेश कौन था, उसकी क्या एम्बिशंस थी। तो मुकेश इज़ द सन ऑफ अ पुअर बंगाल मेकर, जो मुकेश था वो पुअर बंगाल मेकर था इन द फिरोज़ाबाद का। ही इंस्टेंट ऑन द बीइंग हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक्स, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो देखिए दोबारा बता रहा हूँ इसका आंसर, मुकेश इज़ द सन ऑफ अ पुअर बंगाल मेकर इन द फिरोज़ाबाद। ही इंस्टेंट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर्स, ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीप वाटर, उसमें से कर रहा हूँ, थर्ड चैप्टर है ये इसका। देखिए, वाई वॉज द डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हीज फियर ऑफ द वाटर, मतलब डगलस का जो था वो उसका डर कैसे निकला पानी पे से। तो डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हीज फियर ऑफ द वाटर, जो डगलस का डर था वो पानी से कैसे निकल गया, पानी से डर निकल गया। बिकॉज अपना पानी से डर इसलिए निकलना चाहता था बिकॉज इट्स रन हीज फिशिंग ट्रिप्स, क्योंकि उसकी जो फिशिंग ट्रिप्स थी, एंड ड्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ द कन्वेइंग्स बोटिंग्स एंड स्विमिंग्स, मतलब वो कन्वेइंग कर सकता था, मतलब कह सकते हो कि बोटिंग नहीं कर सकता था, स्विमिंग नहीं कर सकता था, और फिश को क्या नहीं कर सकता था, फिश को नहीं कैच नहीं कर सकता था। यही सब उसके क्योंकि ये सब चीज़ों की वजह से ही, मतलब पानी का जो डर था वो सब इन सब चीज़ों में बाधा डाल रहा था। दोबारा एक बता देता हूँ फिर से, इट्स रन हीज फिशिंग स्ट्रिप्स एंड ड्राइव्ड हिम्स ऑफ द जॉय ऑफ द कोवोइंग्स बोटिंग्स एंड स्विमिंग। फिर से इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और फिर इसी आंसर की तरफ फिर चलेंगे। वाई वॉज द डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हीज फियर ऑफ द वाटर, डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हीज फियर ऑफ द वाटर, मतलब यहाँ से तो ये तो आ जाएगा डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हीज फियर ऑफ वाटर, बिकॉज लिखना है, बिकॉज के आगे आपको लिखना है It's run his fishing strips and drived him of the joy of the conveyings, boatings and swimming. नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कहा गया हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस, डगलस ने डगलस को स्विमर ने किस तरीके से, जो उनका इंस्ट्रक्टर था मतलब टीचर था, उसने उसे किस तरीके से क्या बना दिया, एक इंस्ट्रक्टर ने डगलस को किस तरीके से एक अच्छा स्विमर बना दिया। तो उसका है द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस पीस बाय पीस, मतलब उसने जो है एक एक पीस करके उसको स्विमिंग सिखाई। देन ही परफेक्ट ईच पीस, जब वो प्रत्येक पीस में मतलब प्रत्येक उसमें पीस में परफेक्ट हो गया, एंड पुट देम इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और सबको मिलाने पर उसने उसको एक स्विमर बना दिया। देखिए क्वेश्चंस क्या है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द डगलस पीस बाय पीस, देन ही perfect each piece and put them into an integrated whole, मतलब उसने क्या काम करा, उसने उसको एक एक करके स्विमिंग सिखाई, स्विमिंग का एक एक स्टेप सिखाया, और उन सब स्विमिंग के एक एक स्टेप को सबको साथ मिलाकर उसे एक अच्छा स्विमर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगेन डगलस ट्रेनिंग इन द स्विमर, जो डगलस था जो ट्रेनर था उसने डगलस को किस तरीके से ट्रेन किया, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड द डगलस, इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट उसके चारों तरफ बांध दी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रोप अटैच कर दी उस बेल्ट के साथ, वेंट थ्रू अ पुली, जो कि पुली से जा रही थी, दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि एक केबल पर क्या कर रही थी, ओवरहेड कर रही थी। ही होल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, उसने रस्सी का एक किनारा पकड़ा, एंड दे वेंट बैक, और उस वापस छोड़ देता था और ले आता था, एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल के पास, इससे वो उस तरीके से उससे पुल पार कराता था और पुल वापस पूल के अंदर, पूल मतलब स्विमिंग पूल, वापस उसे पूल को पार कराता था और वापस उसे भेजता था, मतलब बार बार यही प्रक्रिया दोहराता था। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगेन डगलस ट्रेनिंग इन द स्विमर, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड द डगलस, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड द डगलस, a rope attached to the belt went through a pulley,
that run on an overhead cables. He held on to the end of the ropes and they went back and the forth across the pool. इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।